मेरे पिता 1000 करोड़ के मालिक, माँ सरकारी उद्यम अधिकारी, मेरी बहन ने करोड़ों बनाए, पत्नी टॉप सेलिब्रिटी एक्ट्रेस। इस तरह के सुपर सक्सेसफुल परिवार में मैंने 5 सालों में 2 अरब रुपए सफलता पूर्वक दिए। घर वालों ने कहा कि काम छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ लो और मैंने भी मान लिया। परिवार की कंपनी में शामिल होकर बड़े सपने देखे, लेकिन 6 महीने बाद पिता रोते हुए इस्तीफा मांगने लगे। पूरा परिवार टूट गया। आज हो, बस करो यार, ये लो, घूम लो, ऐसा कुछ करो, लेकिन कृपया कोई सीरियस काम मत करना। सुनो, ये कैसी बात है? मैं क्या वो आदमी हूँ जो आसानी से हार मान ले? मैंने अपना सातवां स्टार्टअप फेल्योर, नेट प्रॉफिट -16 करोड़, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन 3%। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा मुस्कुराना चाहता हूँ, क्योंकि लगता है मुझे नई राह मिल गई है। क्योंकि सफल होने का हुनर मेरे पास नहीं है, लेकिन असफलता का अनुभव मैं मास्टर लेवल पर गया। तो क्यों ना असफलता बेचकर ही अमीर बन जाऊं? ये डेटा, क्या गणना में कोई गड़बड़ है? बॉस जियांग, कोई गड़बड़ नहीं है। हमने टॉयलेट के टिश्यू पेपर तक को कंपनी की फिक्स्ड एसेट में गिन लिया है। अब और एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं। तो ये 3% एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन क्या बकवास है? छोटे ली ने अपनी नोटबुक खोली और गंभीरता से रिपोर्ट दी। पूरी कंपनी के 120 लोगों में से सिर्फ 4 ने संतुष्टि का वोट दिया। वे हैं आप, आपका ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट छोटे झांग और सफाई वाली आंटी। यानी बिल्कुल भी इज्जत नहीं बची। बॉस जियांग, ये सिद्धांत की बात है, सही और गलत का सवाल है। तो फिर ये 3% का डेटा भी गलत है ना? 4 लोग तो 3.3% होते हैं, तुमने 3% कैसे निकाला? क्योंकि सफाई वाली आंटी ने 2 वोट डाले। सफाई वाली 2 वोट डाल सकती है। ये कैसा जादुई लोकतंत्र है? सफाई आंटी कहती है, वो देखती है आप रोज देर रात तक 2-3 बजे तक काम करते हैं, उन्हें लगता है आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उन्होंने सपोर्ट में एक एक्स्ट्रा वोट डाल दिया। वैसे भी कंपनी तो बंद होने वाली है, तो कम से कम आप खुशी से जाओ। 5 साल में 7 स्टार्टअप, कुल 20 अरब का घाटा, उसमें से 10 अरब मेरे पापा ने दिए थे। उस समय मेरी फीस भरने के लिए मेरी माँ और मेरी बहन जियांग जियोई ने अपनी अपनी निजी बचत से मुझे 50 मिलियन का सहारा दिया। मेरी पत्नी शेन जिंगी तो और भी क्रूर थी, टुकड़े टुकड़े में मुझे पूरे 1 अरब रुपए दे डाले। जियांगी झो, हे जियांगी झो, तेरा भविष्य आखिर किधर है? छोटे बॉसली, क्या ऐलान करना है? दोस्तों, हमारी कंपनी को हालांकि थोड़ी कठिनाई आई है। बॉस जियांग, आप विश्वास मत कीजिए। पिछली कंपनी में आपने कहा था आपको सफलता पर यकीन है, नतीजा 3 महीने में बंद हो गई। उससे पिछली कंपनी में आपने कहा था आपको यकीन है कि पलटवार होगा, नतीजा प्रोडक्ट लाइन पूरी चौपट हो गई। बॉस जियांग, तभी आपको यकीन आता है हमारा सत्यानाश हो जाता है। बॉस जियांग, क्या आपको याद है पिछली बार आपने कहा था मेरे पास एक आइडिया है, अगले दिन ही हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट चला गया। उससे पिछली बार आपने कहा था चलो मिलकर मेहनत करते हैं, तीसरे दिन फाइनेंस सिस्टम क्रैश हो गया। उससे बस हो गया। बॉस झांग, मैंने आपके साथ 3 बार स्टार्टअप किया। पहली बार मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया, दूसरी बार मेरे माता पिता ने मुझसे नाता तोड़ लिया, इस बार तो मेरा कुत्ता भी भाग गया। बॉस जियांग, मैं सचमुच सहन नहीं कर पा रहा। ये कहकर उसने मुझे गहरा सलाम किया, मुड़ा और चला गया। उसकी पीठ देखकर अवर्णनीय उदासी आ रही थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा बचे हुए लोगों में से और कौन जाना चाहता है। कोई बोला नहीं, लेकिन सबने हाथ उठा दिए। छोटे ली भी शामिल था। छोटे ली, तुम तो मेरे असिस्टेंट हो। बॉस जियांग, मेरी माँ बीमार है, पैसे की बहुत जरूरत है। अगले महीने हमारी कंपनी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं भर पाएगी, है ना? मैंने छत की ओर देखा, आंखें थोड़ी नम हो रही थी। ठीक है, सब जा सकते हैं। पूरी कंपनी के 120 लोग, आखिरकार सिर्फ मैं और रिसेप्शनिस्ट छोटे झांग बचे। छोटे झांग कांपते हुए मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था, डरते डरते मेरी ओर देख रहा था। तुम भी जा रहे हो? नहीं, मैं कहना चाहता था क्लीनिंग आंटी ने भी मीटिंग रूम का वो फूलदान उठा लिया है। उन्होंने मुझसे आपको बताने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो फूलदान उनकी सेवानिवृत्ति राशि के योग्य है। मैंने बिना सोचे उस जगह की ओर देखा जहां फूलदान रखा था। सचमुच खाली था। वो फूलदान मैंने 8 लाख में खरीदा था, एक छोटे से स्टॉल से। कहते हैं किंग राजवंश का है। क्लीनिंग आंटी की नजर इतनी तेज, उनकी सेवानिवृत्ति राशि ही समझो। बॉस जियांग, मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत कमाल के हैं। कमाल? मैं 7 बार दिवालिया हो चुका हूं। तुम्हें कहां से लगा मैं कमाल का हूं? आप 7 बार दिवालिया हुए
फिर भी हार के बाद फिर लड़े और फंड जुटाकर दोबारा स्टार्टअप शुरू किया। ये तो एक सुपर पावर ही है। मैंने गौर से सोचा, लगता है कुछ सही है, पर कहीं कुछ गड़बड़ भी लग रहा है। मैंने और सोचने की जहमत नहीं उठाई। फोन निकालकर पापा को मैसेज किया, पापा मेरी कंपनी फिर दिवालिया हो गई। 3 सेकंड में मैसेज पढ़ा हुआ दिखा, फिर 5 सेकंड बाद चैट बॉक्स में टाइपिंग दिखा, फिर 10 मिनट बीत गए, कुछ नहीं आया। मैं रुक नहीं पाया, एक प्रश्न चिन्ह भेज दिया। एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह कूद कर आया। मैं फोन स्क्रीन को घूरता रहा, पूरा शरीर पत्थर हो गया। बॉस जियांग, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक। कम से कम मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? घर खाना खाने। अरे जियाओ झांग, तुम्हारी उम्र क्या है? 23। बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। भैया की एक बात मान लो, बिल्कुल मत ढूंढना। बॉयफ्रेंड रखने से अच्छा है एक कुत्ता पालो, कम से कम। कुत्ता तुम्हारे दिवालिया होने पर भागता नहीं। ध्यान रखूंगा। लेकिन बॉस जियांग, मैं लड़का हूं। मैं स्तब्ध रह गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। कंपनी ने मेल फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव रखा है। जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था, आपको लगा मैं लड़की हूं, तुरंत सेलेक्ट कर लिया। बाद में आपको पता चला मैं लड़का हूं, लेकिन आपने कहा अब फायर करना ज्यादा झंझट है, तो रहने दिया। तो अभी तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। बस आप खुश हो जाए। लेकिन गर्लफ्रेंड भी तो नहीं है। जियाओ झांग, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शुक्रिया बॉस जियांग। ऑफिस का एक कंप्यूटर उठा ले जाओ, सेवानिवृत्ति बोनस समझो। शुक्रिया बॉस जियांग, मैं पहले ही उठा लिया हूं। वो ठसाठस भरा हुआ सीपीयू कैबिनेट और मॉनिटर, काम तो जल्दी कर लिया। तुमने कहा था नहीं जाओगे। लेकिन कंपनी तो बंद हो गई है। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं इमारत के मुख्य द्वार पर खड़ा धुंधले आसमान की ओर देखता रहा। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ने दे रहा था। मेरी जिंदगी भी इस मौसम की तरह ही है। एक किरण उम्मीद की भी नहीं दिखती। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मेरी पत्नी शेन जिंगी का मैसेज आया। यारे, दिवालिया होने की बधाई। आज रात सेलिब्रेट करते हैं। मैंने शूटिंग से छुट्टी ले ली है। नीचे 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, उसकी शैंपेन ग्लास उठाकर सेल्फी है, ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे ऑस्कर जीत लिया हो। दूसरी तस्वीर में वो, मेरी बहन और माँ तीनों हैं। तीनों औरतों के चेहरे खिले हुए हैं। फोटो के बीच में एक बड़ा सा टेक्स्ट डाला गया है, जियांग परिवार के पतन की सालगिरह। मैंने जवाब नहीं दिया था। जियांग जियोयू का मैसेज और आ गया। भैया, तुम्हारी प्यारी बहन की दोस्ताना याद दिलाना। मैंने अभी तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, शुक्रिया मत करना। जियांग जियोयू, तुम सीमा पार कर गई हो। पिछली बार न्यूज हेडलाइन थी, करोड़पति का 5वीं बार दिवालिया होना। वह दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र था। 7वीं बार की हेडलाइन मैं अभी से बता सकता हूँ। सफाई वाली आंटी ने चुरा लिया किंग राजवंश का बेस। तुमने मेरा पीछा करवाया। नहीं, सफाई वाली आंटी मेरी क्लासमेट की माँ है। जरूरत नहीं थी। मैं चुप हो गया। ये दुनिया कितनी छोटी है। बारिश और तेज हो गई। मैं लॉबी में खड़ा बेसुध होकर फोन देख रहा था। फैमिली ग्रुप में तूफान आया हुआ था। जो बेटा, रात को क्या खाना है? माँ बनाएगी। और हाँ, अब से घर पर ही रहना, माँ तुम्हें पाल लेगी। प्यारे, अगले महीने मेरी शूटिंग खत्म हो रही है, चलो मालदीव चलते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे? मना करने की इजाजत नहीं। भैया, मेरी कंपनी में एक मास्कट की जरूरत है, आना चाहोगे? बस तुम किसी भी फैसले में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते, तुम सिर्फ एक सजावट होगे। बस वहीं खड़े रहना। जियोयू, अपने भैया से ऐसे मत बोलो। मैं स्क्रीन को घूर रहा था। अचानक मेरी नाक में थोड़ी सी जलन महसूस हुई। वो भावुकता से नहीं, बल्कि असंतोष से थी। क्यों? सच में क्यों? मेरे पिता हजारों करोड़ साम्राज्य को शासन कर सके। क्यों मेरी मां सरकारी उद्यम की उप प्रमुख बन सकती है? क्यों जियांग जियोयू एक लड़की होकर भी शून्य से शुरू करके 2 अरब कमा सकती है? क्यों शेन जिंगी मनोरंजन उद्योग का सुरक्षा बस है और मैं जियांग जीजो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं उनसे ज्यादा मूर्ख हूँ? नहीं, मेरा IQ 136 है। बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रांत में टॉप 500 में था। मैं तो उससे भी ज्यादा मेहनती। असम में मैं इस होता था। एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? मैं समझ नहीं पा रहा और मुझे ये मंजूर भी नहीं। बारिश रुक गई थी। मैं इमारत से बाहर निकला और किसी भी टैक्सी को रोक लिया। चाचा, जियांग समूह के मुख्यालय चलिए। बेटा, क्या तुम जियांग समूह के कर्मचारी हो? कुछ ऐसा ही। सावधान, जियांग राजकुमार दिवालिया है। वो तुम्हारे समूह में काम मांग सकता है। तो तुम लोगों की क्या गति होगी? यह खबर किसने फैलाई है? आधे घंटे बाद मैं जियांग समूह के मुख्यालय की इमारत के सामने खड़ा था। 68 मंजिला लैंडमार्क इमारत, पूरी कांच की दीवारें, बारिश के बाद की धूप में चमक रही थी। मैंने गहरी सांस ली।
और अंदर चला गया। आ मेरे पिताजी हैं क्या? बॉस जियांग है, लेकिन क्या? बॉस जियांग ने कहा है कि अगर आप उनसे मिलने आए तो कह देना कि वे नहीं हैं। क्या उसे पता चल गया है कि मैं आया हूं? हाँ, सीसीटीवी ने पहले ही आपका चेहरा पहचान लिया था। सिस्टम ने अपने आप उसे मैसेज भेज दिया। क्या उसने जवाब दिया? हाँ, दिया। क्या लिखा? बस 5 शब्द। लिखा है, मैं मर गया हूँ। मैंने फोन निकालकर उसे कॉल किया। 2 बार बजा, कट गया, फिर किया, फिर कट गया। तीसरी बार में आखिरकार उठाया। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, मैं तुम्हारे पापा का सेक्रेटरी हूं। पापा एक्सीडेंट में घायल, फोन नहीं उठा रहे। पापा, आपकी आवाज को मैं राख में मिलाकर भी पहचान लूंगा। लाइन पर कुछ सेकंड की चुपी, फिर एक और पतली नकली आवाज आई। श्री जियांग, पापा एक्सीडेंट में है। मैं उनका सेक्रेटरी शाओ वांग। वो बेहोश है। मैंने फोन लेकर रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा। वो सिर झुकाए थी, फाइलें देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका कंधा हिल रहा था। हंसना है तो हंस लो। हंस लो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। बॉस जियांग, क्या आप लाउंज में बैठेंगे? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मैं ऊपर उनसे मिलने जा रहा हूं। लेकिन बॉस जियांग ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो मर गए हैं। मुर्दे तो मुझे रोक नहीं सकते। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, दरवाजा खुला। पापा का सेक्रेटरी शाओ वांग हांफता हुआ मेरी ओर दौड़ा। चेहरे पर एक पेशेवर नकली मुस्कान चिपकी हुई थी। यंग मास्टर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है बॉस जियांग, वो अभी अभी इसी लिफ्ट से भागे हैं। देखिए, अभी बेसमेंट 2 पर पहुंचे हैं। मैं हैरान रह गया। इतना भी क्या हो गया? इतना भी क्या हो गया? मैंने फोन निकाला, परिवार के ग्रुप में एक मैसेज डाला। मैं कुछ दिन आराम करने वाला हूं। ग्रुप में तुरंत हंगामा मच गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। घर का दरवाजा खोला तो मैंने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वे सब एक साथ चिल्लाए, आवाज आसमान तक पहुंच गई। जियांग यीझू साथी का स्वागत है बेरोजगार बनकर घर लौटने के लिए। मैंने बैनर की तरफ देखा, फिर उन सबकी तरफ। उनके चेहरे आजादी के जश्न जैसे थे। माँ ने फोन उठा रखा था, कैमरा सीधे मेरे चेहरे पर टिका हुआ था। शेन जिंगे के हाथ में 2 कन्फेटी गेंद थे। वो अभी छोड़ने को तैयार थी। जियांग जोयो एक विशाल केक लिए खड़ी थी। उस पर क्रीम से कई लाइनें लिखी थी। माँ बाप की अच्छाई। बड़े बेटे ने आखिरकार शैतानी बंद कर दी। अब ये मिंग चैन से सो सकेगा। मेरे पापा पहले ही उत्तेजित होकर मुझे जकड़ लिए, इतनी जोर से कि लग रहा था कि कहीं मैं भाग न जाऊं। अच्छा बेटा, आखिर तुम समझदार बने। बेटा, पापा बहुत खुश है। पापा, आप शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकता। बेटा, तुम जानते हो मुझे कितना डर लगता था जब तुम फोन करके कहते थे कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नया आया है। हर बार तुम कहते, पापा मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं उस रात सो ही नहीं पाता था। पापा, आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। बढ़ा चढ़ाकर तुम अपनी माँ से पूछो, वो तो और भी ज्यादा है। वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ट्रिगर वर्ड है, मेरे दिमाग में आइडिया आया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, अब माँ को ये 5 शब्द सुनते ही घबराहट हो जाए, हाथ कांपने लगे, सिर आता है। पिछले महीने छोटे मामा ने कहा मेरे दिमाग में आइडिया आया है, तो मैं तो बेहोश ही हो गई थी। मैंने शेन जिंगी की तरफ देखा, उम्मीद की कि वो कुछ न्याय संगत बोलेगी। शेन जिंगी मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। उसने अपने हाथ के कन्फेटी गेंद खींचे और चारों तरफ कन्फेटी बिखर गई। उसने पंजों के बल उठकर मुझे गले लगाया और एक चुंबन दिया। प्यारे, घर वापसी मुबारक। जियांग जियोयू पास आई, केक मेरी तरफ बढ़ाते हुए खिलखिलाकर बोली, भैया जल्दी से एक मन्नत मांग लो, क्या मनाऊं? जो चाहे मना लो। बस व्यापार मत करना। चलो बातें छोड़ो, रेस्टोरेंट चलते हैं। आज पूरा परिवार मिलकर खूब सेलिब्रेट करेगा। इतनी ईमानदारी? बिल्कुल। हाँ। मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। तुमने कहा था कुछ दिन आराम करोगे। वो तो इस तरह से कहा था कि कहीं तुम चुप न जाओ, मुझे ढूंढने न दो। छोड़ो यार। फिर भी मैं कुछ दिन आराम करके फिर से स्टार्टअप शुरू कर सकता हूं ना। ईझो, क्या तू कोशिश करना बंद नहीं कर सकता? पापा, मैं समझा नहीं, आपका क्या मतलब है?
मेरा मतलब है कि तू व्यापार मत कर, बस घर पर रह, गेम खेल, सीरियल देख, घूम फिर, पैसे उड़ा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक महत्वाकांक्षी इंसान हूं। हाँ हाँ हाँ। भैया, तुमने पिछले कुछ सालों में क्या महत्वाकांक्षी काम किए? 5 साल पहले तूने पहली बार स्टार्टअप किया, शेयरिंग इकोनॉमी का। एक शेयरिंग अम्ब्रेला का प्रोजेक्ट लेकर आया। मुझे याद है, वो अच्छा प्रोजेक्ट था, बारिश के दिनों की। सही लगा था। हाँ, समस्या तो हल हुई। तूने कई शहरों में एक साथ 2 लाख छतरियां डाल दी और सारी की सारी लोग घर ले गए। आखिर में सिर्फ 9 वापस मिली। दूसरी बार तूने एक हाई एंड रेस्तरां खोला। मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी पर फोकस था। उस रेस्तरां की डिजाइनिंग के लिए मैंने इटली से डिजाइनर मंगवाया था। हाँ, और वो चाइनीज फूड स्ट्रीट पर था। 3000 रुपए प्रति व्यक्ति का मॉलिक्यूलर फूड रेस्तरां। तूने उसे 4 भाषाओं में लिखवाया। नतीजा, रास्ते से गुजरने वाली आंटियों ने उसे कॉन्सुलेट समझ लिया। रोज लाइन लगाकर वीजा पूछने आती थी। तीसरी बार तूने स्मार्ट होम का बिजनेस किया। एक वॉइस कंट्रोल स्मार्ट टॉयलेट बनाया। वह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से एडवांस था, मैंने रिसर्च में हिस्सा लिया। तकनीक तो एडवांस्ड थी, बस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में बग था। यूजर फ्लश बोलता, टॉयलेट पूछता कौन सा पानी चाहिए, ठंडा, गर्म या गुनगुना। संगीत चलाऊं? रुको रुको रुको, बाद में अपग्रेड तो किया था ना? हाँ, अपग्रेड के बाद तो और जबरदस्त हो गया। यूजर ने बाथरूम में छींक मारी, टॉयलेट ने फुल बॉडी मसाज का इंस्ट्रक्शन समझा। नोजल ने तीसरे लेवल का प्रेशर लगाकर पानी छोड़ा। मेहमान को 2 मीटर दूर उछाल दिया, सीधा बाथटब में गिरा दिया। चौथी बार तूने खुद रिसर्च की हुई हेल्थ टी बेची। पहले लाइव शो के दिन तूने 3 लाख दर्शकों के सामने घुट घुट कर 3 बड़े गिलास एक साथ पी लिए और फिर एलर्जी हो गई। चेहरा सूजकर सुअर जैसा हो गया, बोलने में भी लड़खड़ाहट। लाइव चैट में सब लिख रहे थे कि यह चाय सही है। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे गोजी बेरी से एलर्जी है। अजो, पुरानी बातें फिर से क्यों उठा रहे हो? कुछ करोड़ों का ही तो नुकसान हुआ, हमारे परिवार की हैसियत में है। असली बात यह है कि तुम्हें खुद को पहचानना होगा। मैंने पहचान लिया, असफलता सफलता की जर्नी है। मैंने बहुत सारे सबक सीखे हैं। अब मैं 8वीं बार नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहा हूं। पापा, आप बात पूरी कर लीजिए। बेटा, हम तुम पर नाराज नहीं हैं, तुम्हारी माँ भी नहीं। हम तो खुद पर नाराज हैं। हमने तुम्हें बचपन से बहुत ज्यादा दबाव दिया। बिजनेस शुरू करने के बाद तुम्हारे 1/3 बाल झड़ गए, आंखों के नीचे काले घेरे बहुत गहरे हैं। तुम अभी सीरिया के युद्ध क्षेत्र से लौटे हो। अजो बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब और मेहनत मत करो। तुम घर पर आराम से रहो, माँ के पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पाल लूंगी। नहीं, मैं जियांग यीझोउ बेकार नहीं हूं। मैं अपने दम पर दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगा। कौन सी दुनिया? भैया, तुम जानते हो बाहर के लोग तुम्हें क्या कहते हैं? उद्योग का सूखा घास। जहां भी जाते हो वहां सब कुछ बर्बाद कर देते हो। तुम लोग कुछ भी कहो, मैं हार नहीं मानने वाला। मैंने गंभीरता से विश्लेषण किया है। मेरी पिछली असफलताओं का कारण यह था कि मुझे सही दिशा नहीं मिली। अब मिल गई है। मैं हाल ही में इंटेलिजेंट रोबोट पर रिसर्च कर रहा हूं। यह निश्चित रूप से भविष्य की बड़ी दिशा है, ट्रेंड का ट्रेंड। अजो रुको, माँ तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, पहले यूरोप घूम कर आओ, जहाँ जाना चाहो जाओ। हाँ, सुना है पेरिस में आजकल मौसम बहुत अच्छा है। पापा, हम मालदीव चलते हैं, धूप और रेतीले समुद्र तट। विटनी, भैया मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास टिकट और लग्जरी होटल बुक करवाता हूँ। निजी बटलर। धन्यवाद तुम सबको। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, इस बार मुझे जरूर सफल होना है। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं जियांग यीझोउ कोई निकम्मा नहीं हूं। आ आ आ पति जी, यह देखो। पति जी, तुमने सच में ठीक से सोच विचार कर लिया है। हाँ, सोच लिया है, और इस बार मैं बड़ा दाव खेलने वाला हूं। कितना बड़ा? पहले 5 अरब का इंतजाम करो। यह लाइन पैसा जलाती है। पत्नी, पत्नी, तुम कहां जा रही हो? मैं मम्मी पापा से बात करने जा रही हूँ, तुम्हें चांद पर भेजने के लिए। वहां कोई निवेशक नहीं है। और हाँ, तुम्हें पता है हमारा बेटा कहाँ है?
हमारा बेटा? जियांग यीजो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारा 1.5 साल का बेटा है? ओह हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमने उसे 3 महीने से गोद में नहीं लिया। क्या वह पापा बोलता है? नहीं, क्योंकि तुम उसे भूल ही गए हो। वह किसे पापा कहता है? छोड़ो, अब सोचो अगला कदम क्या उठाना है। यह सब क्या है? आज हो हमने अभी एक आपातकालीन पारिवारिक बैठक की थी। सभी सदस्यों के हाथ उठाकर वोटिंग के बाद 4:01 से एक प्रस्ताव पास हुआ है। क्या प्रस्ताव? तुम उद्यम नहीं करोगे, घर की कंपनी में नौकरी करने आओगे। पहले तुम्हें एक डायरेक्टर की पोस्ट देकर देखते हैं। ठीक है, यह आइडिया अच्छा है। आखिरकार तुम एक सभ्य इंसान जैसे दिखने लगे हो। तुम क्या करो? मुझे पता है। ठीक है, फिर से नौकरी से निकाल जाओ। चिंता मत करो, इस बार मैं अपने पापा के लिए काम करूंगा। अपनी बेटी नौकरी से निकाल सकते हैं ना? पता है प्यारे, जब भी तुम चिंता मत करो कहते हो, अंत में हमेशा कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। बॉस जियांग, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, राजकुमार आ गया है। सभी विभाग सावधान, राजकुमार आ गया है। यह कोई अभ्यास नहीं है। बॉस जियांग, स्वागत है। स्वागत है हमारे लक्ष्य बिजनेस यूनिट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सहयोगी बॉस जियांग के नए पद पर जोरदार स्वागत करते हैं। आराम से, अब सही है। मैं जानता हूं, मेरी अफवाहें हैं, लेकिन पुरानी बातें। आज से मैं तुम सबको नई सफलताएं दिलवाऊंगा। बॉस जियांग, फिलहाल हम मुख्य रूप से 3 प्रोडक्शन लाइन संभालते हैं। पहली है स्मार्ट होम सीरीज। ये हमारी कैश काउ है। मार्केट शेयर लगभग 18% पर स्थिर है। तो मानो, मैं तुम्हें अच्छा जानता हूं। बॉस जियांग, आपने स्मार्ट होम में काम किया है? हाँ, मेरी तीसरी स्टार्टअप स्मार्ट होम ही थी। मैंने एक युगांतरकारी वॉइस कंट्रोल्ड स्मार्ट टॉयलेट बनाया था। हालांकि उस प्रोजेक्ट में बाद में थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी, लेकिन स्मार्ट होम की मेरी समझ बिल्कुल गहरी है। ओल्सन, इधर निकालो, मैं फिर से विश्लेषण करना चाहता हूं। बॉस जियांग, हमारी स्मार्ट होम लाइन पहले से ही काफी परिपक्व है। ये तो होने वाली ऑप्टिमाइजेशन की है। मुझे एक बता दो, मैं इस प्रोडक्ट लाइन का परफॉर्मेंस बुरे वक्त में नहीं, अच्छे वक्त में चमक दिखाऊंगा। पहला कदम स्मार्ट होम का रीब्रांडिंग। यह नाम बता है, कोई याद रखने वाला नहीं है। इसे फ्यूचर होम इंटेलिजेंट लाइफ सिस्टम रखता हूं। सभी प्रोडक्ट्स के नाम में इंटेलिजेंट शब्द जोड़ा जाएगा। स्मार्ट लाइट, पर्दे, फ्रिज, टॉयलेट। बॉस जियांग, हमारी कंपनी टॉयलेट नहीं बनाती। शर्म की बात, टॉयलेट महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, अनिवार्य है। दूसरा कदम प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बदलाव। हमारे प्रोडक्ट की कीमत मिठाई रेंज में है और मार्जिन 30% से कुछ है, बहुत कम है। पहले कदम की सभी प्रोडक्ट की कीमत 50% बढ़ा दी जाए। 3 खरीदो, एक मुफ्त पाव का प्रमोशन ऑफर चलाओ। बॉस जियांग, 50% की बढ़ा। क्या ये ज्यादा आक्रामक नहीं होगा? आक्रामक हुए बिना मार्केट नहीं कर सकते। यह तरीका नहीं है, आगे तुम करोगे, तो मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स, अगर मैं प्रोडक्ट नाम शुरू कर देता हूं, स्मार्ट लाइफ के बाद वे हमारे प्रतिस्पर्धी नहीं रह गए। हम शिवाजी बेच रहे हैं, वे सिर्फ घरेलू उपकरण बेच रहे हैं। तो डायमेंशनल है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी खर्च, 30 करोड़ खर्च कर पत्नी को इच्छा पत्र लिखवाऊंगा। हमारा खर्च। बॉस जियांग, 30 करोड़ का मार्केटिंग बजट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सारा बजट उससे 80 है। अरे यार, मेरी बीवी का फॉलोइंग देखो ना। हाँ, जो आपके फॉलोअर्स, जो चीज भी प्रमोट किया है, अब होती है। अपनी मिट्टी अपने खेत में रखो, कहावत सुनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक, स्मार्ट सिटी से लेकर स्मार्ट होम तक, डेकार्ट के मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं से लेकर हाइडेगर के काव्यात्मक निवास तक। यह ट्रांजिशनल फेज है। नए प्रोडक्ट को स्वीकार होने में वक्त लगता है। मरीज को और झटका नहीं दें। कृपया तुरंत यहां से जाएं। पापा, मतलब पापा मत बुलाइए। ऑफिस में है, काम की बात कर रहे हैं। मुझे बॉस जियांग कहिए। बॉस जियांग, ये डेटा सिर्फ अस्थायी मुश्किलें दिखा रहा है। मेरी रणनीति की दिशा बिल्कुल सही है, बस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी चूक हो गई। और समय भी बहुत कम मिला। आपको आए सिर्फ 40 दिन हुए हैं और लाइफस्टाइल बिजनेस यूनिट पहले ही डूबने के कगार पर है। अगर आप और 40 दिन रह गए तो क्या जियांग समूह को सीधे दिवालिया घोषित कर देना चाहिए? यह आकलन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। प्रोडक्ट मैनेजर झांग जियोफेई 3 साल से A+ रेटिंग पर है, कंपनी का बैकबोन। आपके आने के बाद उसने लगातार 17 दिन ओवरटाइम किया और आखिरकार अपने डेस्क पर ही बेहोश हो गया। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वो हैरान। चैनल पार्टनर्स ने पार्किंग में घेरकर पूरा 1 घंटा तक गालियां दी। वो अभी कंपनी के काउंसलिंग रूम में है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। और ये सबसे बुरा नहीं है, आपकी असफलता के विज्ञान के स्टडीज प्रतिस्पर्धियों ने इकट्ठा की है, एक एंटी जियांग मार्केटिंग गाइड बना डाली है।
अब प्रतिस्पर्धियों से मिलते समय कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस आपके गौरवशाली कारनामों की एक स्लाइड शो दिखा देते हैं और क्लाइंट खुद ब खुद भाग जाता है। क्या कहावत है वो, यमराज से भिड़ जाना बेहतर है। पर जियांग यीझो से बचो, वो जीते जी नर्क में डाल देता है। ये सच है, एक भी शब्द झूठ नहीं। पापा, मतलब बॉस जियांग, रोज सुबह 7 से रात 12 बजे तक पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम मेहनती हो, बचपन से ही ऐसे हो। चलना सीखते समय गिर जाते थे, कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ते थे, साइकिल सीखते हुए घुटने खून से लथपथ हो जाते थे, फिर भी रुकते नहीं थे। बोर्ड एग्जाम के दिनों में रोज सिर्फ 4 घंटे सोते थे, कोई भी समझा नहीं पाता था। तो फिर क्यों? ओह, क्योंकि तुम्हारी मेहनत गलत जगह लग रही है। यीझो, तुम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो। लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो बेकार नहीं कहलाएंगे। महत्वाकांक्षी न होना बेकार होना नहीं है, क्योंकि उसमें वह प्रतिभा है। तुम्हारी मां महत्वाकांक्षी है क्योंकि उनके पास वो मच है। मैं महत्वाकांक्षी हूं क्योंकि मैंने उस दौर को पकड़ लिया। लेकिन तुम अलग हो यीझो, तुम्हारी प्रतिभा यहां नहीं है। तुम जबरदस्ती कमजोर जगह पर खड़े होकर महत्वाकांक्षी दिखाना महत्वाकांक्षी नहीं है, ये आत्मयातना है। तो फिर मैं किस में अच्छा हूं? यीझो, कल से तुम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करोगे। हाँ, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। मुझे कैंटीन मैनेज करने भेज रहे हो? पूरा लाइफस्टाइल बिजनेस डिवीजन अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। कर्मचारियों ने सामूहिक याचिका दी है कि अगर तुम नहीं गए तो वे सब एक साथ नौकरी छोड़ देंगे। यीझो, पापा के लिए भी मुश्किल है। पापा, क्या मैं सच में आपका अपना बेटा हूं? बिजनेस में बेटा भी बाप को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लॉजिस्टिक्स में ट्रांसफर हो गए हो? ये खबर इतनी तेजी से कैसे फैल गई? तुम्हारी कंपनी के इंटरनेट फोरम BBBS पर एक पोस्ट चल रही है। राजकुमार का लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर, कैंटीन खतरे में। अब तक 2000 से ज्यादा कमेंट हो चुके हैं, देखना चाहोगे? नहीं। तो अब आगे क्या करोगे? लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाऊंगा, चाहे जो भी पोस्ट हो, मैं उसमें कामयाबी हासिल करूंगा। मैं मानने को तैयार नहीं। क्या एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट मैं संभाल नहीं सकता? तुम्हारा ये कभी न टूटने वाला जज्बा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम कभी हार नहीं मानते, लेकिन तुम कभी रास्ता नहीं बदलते। रास्ता बदलने का मतलब है हार मान लेना। रास्ता बदलो, सामने दीवार है और तुम अब अपना सिर उससे नहीं टकराते। रास्ता नहीं बदलना, उसने सही कहा। लगता है मैं सच में कभी रास्ता नहीं बदलता। पर इसमें गलत क्या है? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में 1000 से ज्यादा बार असफल हुए थे। हाँ, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। बॉस जियांग, आप आ गए। ये लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सुविधाएं सीमित है, आपको तकलीफ होगी। ऐसी भी काम मैं कर सकता हूँ। आओ जाओ, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का सारा काम मुझे रिपोर्ट करो। हमारा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट मुख्य रूप से 3 ब्लॉक संभालता है। पहला कैंटीन ऑपरेशन, दूसरा बिल्डिंग सफाई, तीसरा सुरक्षा और लैंडस्केपिंग। फिलहाल हर ब्लॉक का अपना हेड है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। सामान्य का मतलब है औसत या सुधार की गुंजाइश है। बॉस जियांग, कैंटीन के मामले में हम लंबे समय से एक ही सप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीमत उचित है, क्वालिटी स्थिर है और कर्मचारी संतुष्टि बनी हुई है। सुधार चाहिए। पहले कैंटीन देखें। उसी दोपहर मैंने लॉजिस्टिक्स विभाग की पूरी टीम की मीटिंग बुलाई। वास्तविक सर्वेक्षण के बाद मैंने कैंटीन में 3 बड़ी समस्याएं पाई। पहली, कतार में लगने का समय बहुत लंबा है। औसत प्रतीक्षा समय 14 मिनट तक है। यह आधुनिक समाज में अस्वीकार्य है। लेआउट अतार्किक है, खाना लेने और खाने के क्षेत्र घुसे हुए हैं। इससे भीड़ भाड़ होती है और दक्षता कम होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, खाने की वैरायटी बहुत सीमित है। बहुत सीमित। बॉस जियांग, हमारे पास रोज 4 नॉनवेज, 4 वेज और 1 सूप होता है। पूरे हफ्ते में दोहराव नहीं होता। इसे आप सीमित कहते हैं? 4 नॉनवेज और 4 वेज सिर्फ दिखावटी विविधता है, लेकिन मूल रूप से यह अभी भी पारंपरिक, पिछड़ी हुई, टेक फ्रेंडली नहीं कैंटीन मॉडल है। मैं सोच रहा हूं, क्या हम स्मार्ट कैंटीन की अवधारणा शुरू कर सकते हैं? हर कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य प्राथमिकताएं और एलर्जी की जानकारी डालेगा। कैंटीन सिस्टम बड़े डेटा के विश्लेषण के आधार पर हर कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत मेन्यू सिफारिश करेगा, जैसे एलर्जी के लिए। सिस्टम अपने आप उन सभी डिशेज को ब्लॉक कर देगा जिनमें गोजी बेरी है। बॉस जियांग, पूरी कंपनी में 2000 लोग हैं। मेरी जानकारी में किसी को गोजी बेरी से एलर्जी नहीं है। तो आपने ठीक से जांच नहीं की है। दूसरा, AI विजुअल बिलिंग सिस्टम लागू करना। कर्मचारी खाना चुनने के बाद कैमरा स्कैन करेगा, डिशेज पहचानेगा और बिल काटेगा। सैलरी कार्ड से पैसे कटेंगे। मैनुअल बिलिंग का समय बचेगा, दक्षता कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। वो सिस्टम बहुत महंगा है। पिछली बार मैंने पूछा था, एक सेट लगाने में लाखों रुपए लगेंगे। आप जानते हैं, दक्षता ही पैसा है, समय ही जीवन है। लेआउट व्यवस्थित करना, खाना लेने और खाने के क्षेत्र अलग करना
लंबे पैसेज बनाना, सबसे अच्छा खाना लेने का रास्ता तय करना, मैंने गणना करी है, इसे बर्बाद करने से औसत कतार का समय 14 मिनट से ऐसा नहीं लगेगा। इसके अलावा क्लीन प्लेट पॉइंट सिस्टम लाएंगे, प्लेट साफ करने पर पॉइंट मिलेंगे और इससे तेज खरीद सकेंगी। ज्यादा खाना बर्बाद करने पर महीने की बोनस काटी जाएगी। बॉस जियांग, मैं जियांग समूह की कैंटीन में 15 साल से काम कर रहा हूँ। इन 15 सालों में 7 लॉजिस्टिक्स हेड बदले हैं, किसी ने भी कैंटीन को हाथ नहीं लगाया। आप जानते हैं क्यों? तुम्हें नवाचार की भावना नहीं थी। नहीं, क्योंकि कैंटीन की बात है, इसे छेड़ो मत। छेड़ोगे तो मुसीबत आ जाएगी। कंपनी सिस्टम में मेरी पसंद क्यों डाले? ये निजी जानकारी का उल्लंघन है, ये निजता का उल्लंघन है। पगले, तुम फिर से ट्रेंड कर रहे हो। इस बार क्या है? खुद ही देख लो। बस में वाला टॉयलेट, मैं उसके बगल में बैठूंगी। सब तुम्हारी क्लिक करेगा, तुमने क्या ऑर्डर किया है? उस समय कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया, कैंटीन भी प्रभावित हुई। नमस्ते, आपके चुने हुए व्यंजनों की कुल कीमत 40 रुपए है। कृपया भुगतान की पुष्टि करें। क्या? पहले ये सब सिर्फ 18 रुपए का था, अब ये 40 रुपए का कैसे हो गया? क्योंकि अब स्मार्ट कैंटीन का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्टनेस की कीमत चुकानी पड़ती है। डिटेक्ट हुआ, आपके दर्ज एलर्जी जानकारी में मूंगफली शामिल है। सिस्टम ने स्वचालित रूप से मूंगफली वाले सभी व्यंजन ब्लॉक कर दिए हैं। आपके वर्तमान चयन कुंग पाओ चिकन में मूंगफली है, कृपया दोबारा चुनें। मैंने कोई एलर्जी जानकारी दर्ज नहीं की थी। आपके ज्वाइनिंग मेडिकल रिपोर्ट में मूंगफली से एलर्जी का रिकॉर्ड है। सिस्टम ने स्वचालित रूप से। तुम लोगों ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेक की? जियांग यीझो, तुम्हारे पहले दिन की ड्यूटी पर ही मुझे तुम्हें चांद पर भेज देना चाहिए था। स्मार्ट कैंटीन का दिशा सही है। तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जियांग समूह की इमारत में कदम भी नहीं रख सकते। कल से तुम। यह तो नजरबंदी है। हाँ, बिल्कुल नजरबंदी है। मैं क्या कर लोगी तुम? बॉस यांग, मैंने कहा था ना, कैंटीन का मामला है, हिलाया तो बवाल। आप चुपचाप एक नाकारा बनकर क्यों नहीं रह सकते? भैया, सुना है तुमने कैंटीन को बर्बाद कर दिया। क्योंकि कैंटीन बर्बाद नहीं हुई। पता है तुम इस बार कितने ट्रेंड में आए हो? 4 ट्रेंड। भैया, मेरी कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च ने सिर्फ 2 ट्रेंड पकड़े। तुम्हारा ट्रैफिक मुझसे कहीं ज्यादा है। जियांग जोयू, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं भैया, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। ये करामात बंद करो। चाहे स्टार्टअप हो या नौकरी, तुमने साबित कर दिया है। तुम इस काम के लिए नहीं बने, कोशिश कभी नहीं है। दिशा गलत है। तो तुम भी सोचती हो कि मैं नकारा हूँ? तुम नकारा नहीं हो। तुम ले हो, तुम कभी नाकारा नहीं थे। तुमने अभी तक सही जगह नहीं ढूंढी है। भैया, एक तलाश करो। दूसरी तरफ सारे रास्ते तो मत तबाह करो। घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, आंखें सूज गई है रो रो कर। पापा, क्या मैं सच में अयोग्य हूँ? पापा को भी जवानी में तुम्हारे दादाजी ने नाकारा कहा था। उस वक्त मैंने कंपनी संभाली थी, लगातार 3 प्रोजेक्ट किए, सब डूब गए। तुम्हारे दादाजी ने मेरी नाक पर उंगली रखकर कहा, जियांग परिवार में तुझ जैसा क्यों पैदा हुआ? फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया, तो किसी ने मुझे नाकारा नहीं कहा। आज हो, तुम पापा से बेहतर हो। पापा ने उस वक्त 30 लाख का नुकसान किया था और लगा जीना मुश्किल है। तुमने 2 अरब गवाए और अभी भी 8वां स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो। ये मानसिक दृढ़ता पापा में नहीं है। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? हाँ, तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक सच बताना चाहूंगा, तुम्हारी प्रतिभा इसमें नहीं है, लेकिन ये दुनिया सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। घर आना चाहो तो आओ, फिर आराम से सोचना। ये जो, तूने तो मुझे मार ही डाला बेटा। मेरा दिल बचा ले प्लीज। माँ तुझसे विनती करती है। पहले ये झो को बैठने दो। यह पूरे परिवार की सर्वसम्मति से पास हुआ फैसला है, देख ले। स्टार्टअप छोड़ो, पारिवारिक बिजनेस में न आए। नौकरी के लिए पूरे परिवार के 3/4 वोट और नोटरी जरूरी। तीसरा, आज से ही आराम फरमाओ योजना में शामिल हो जाओ। गेम खेलो, ड्रामा देखो, घूमो फिरो, देर तक सो, फूल उगाओ, कुत्ते घुमाओ। ये तो मेरे जीने के अधिकार छीन रहे हो। नहीं छीन रहे, बचा रहे हैं। पता है प्यारे, इन स्टार्टअप के सालों में तुमने पूरे 20 किलो वजन दबा दिया। आंखों के नीचे काले घेरे, लगते हो जैसे कोई राक्षस हो। मैं रात में उठती हूँ, सिटी का लाइट हमेशा जलता रहता है। कभी कभी डेस्क पर सो जाते हो और सपने में भी बड़बड़ाते रहते हो। तुम्हारा बिजनेस प्लान मुझे सबसे ज्यादा नुकसान से नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर के पैरामीटर 60 वर्षीय जैसे हैं। वो भी क्योंकि ये जो, तुम खुद को खत्म कर रहे हो। माँ ने ऐसे कई जुनूनी देखे हैं जो इसी तरह जी जान लगाते हैं और आखिरकार चरमरा जाते हैं। माँ चाहती है तू सफल न हो, बजाय इसके कि तू ही न रहे। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो जीकर क्या करूंगा? बहुत कुछ है। अच्छा खाओ, मस्ती करो। प्यारे, और कोशिश मत करो। तुम पहले ही काफी मेहनत कर चुके हो। इतनी मेहनत की अब सबकी हिम्मत टूट गई है। हमारे घर में
एक सफल जियांग यीझो की कमी नहीं है। हमें तो बस चाहिए एक स्वस्थ और जिंदा दिल जियांग यीझो। प्यारे, ये गेमिंग चेयर पसंद है। मैंने इसे चुनने में काफी वक्त लगाया। कहते हैं ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, बैठने में बहुत आरामदायक है। मेरा लैपटॉप कहाँ है? मैंने उसे डिस्पोज करवा दिया। तुम्हारा व्हाट्सएप और ईमेल भी मैंने साफ कर दिया है। काम से जुड़े सारे अनरीड मैसेज 1 क्लिक डिलीट। तुम्हें पता है कितने मैसेज थे? 3000 से ज्यादा। डिलीट करते वक्त बड़ा मजा आया। लगा जैसे कूड़ा साफ कर रही हूँ। पापा ने तुम्हारे लिए अनलिमिटेड क्रेडिट दी है। बस एक शर्त है, इसे किसी बिजनेस या काम से जुड़े खर्च में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूं? जो मन करे। भूख लगे तो खाओ, नींद आए तो सो जाओ, बोरियत हो तो गेम खेलो, घुटन हो तो शॉपिंग पर चले जाओ। यही अब से तुम्हारा काम है। यही है आराम से जीना। हाँ, यही है मिलियन असफलता का विज्ञान। आपने फैमिली मॉनिटरिंग सिस्टम की अलर्ट कीवर्ड ट्रिगर कर दी है। ये अलर्ट परिवार के ग्रुप में ऑटो फॉरवर्ड हो गया है। भैया, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मौलिक सत्ता शास्त्र यानी सिद्धांत देख रहे थे। फिर से स्पष्ट नहीं हुए हो। बस ऐसे ही देख रहा था। क्या पढ़ना सीखना मना है? ऐसे ही लिखना है। मैंने एग्रीमेंट साइन किया था। एक मिनट मुझे नहीं। आप नया क्लॉज जोड़ते हैं। हिस्ट्री यूज करना है। इसे क्लॉज कहते हो? ये तो गैर-बराबरी वाला समझौता है। 7 बार दिवालिया हो चुके आदमी को हमसे बराबरी की बात करने का हक है। माँ, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? वो भी बिजनेस वाले काम नहीं, बल्कि मनोरंजन वाला कुछ। मनोरंजन वाला काम क्या होता है? जैसे तुम्हारे पापा ने गोल सीखा। तुम्हारे मामा रिटायरमेंट के बाद मछली पकड़ना सीख रहे हैं। कभी बोलते रहे, इंसान को बिना कुछ शौक चाहिए, बिना कुछ भी तो नहीं कर सकता। वो सब बोरिंग है माँ। मैं कुत्ता पालना चाहता हूँ। कौन सा कुत्ता पालना चाहते हो? गोल्डन, लैब्राडोर? मैं तो माँ से पालना चाहता हूँ। कम्युनिटी नियम, खतरनाक नस्ल के कुत्ते मना है। तो फिर मैं एक सवाल शुरू करना चाहता हूँ। बैकयार्ड में मुर्गियाँ, बत्तखें पालूंगा, सुंदर लगेगा। भैया, सुना है तुम फार्म खोलने वाले हो? बस मुर्गियाँ पालने की बात है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं। भैया, तुम्हारी चालाकी हमें पता है। तुम हमसे पानी से बिजनेस करने की सोच रहे हो। मुर्गी पालने का बिजनेस से क्या लेना देना? लेना देना है? तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुम एक कछुआ पाल सकते हो। कछुए लंबे जीवित रहते हैं, कोई परेशानी नहीं करते। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। पता नहीं, बस घूमने, मन बहलाने। तुम लोग चिंता मत करो। मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, बस थोड़ा में। समझोगे? छोटे बॉस भी तुम्हारे साथ आएगा, वही जिसे तुमने दोबारा नौकरी पर रखा था। असिस्टेंट, तुमने कहा था ना वो अच्छा आदमी है। हाँ, मैं बस घूमने जा रहा हूँ, इसके साथ जाने की जरूरत नहीं। तुम अब पूरे परिवार की प्राथमिक निगरानी वाली हो। ग्रेट प्रोटेक्टिव फेयर। छोटे बॉस का काम है ये सुनिश्चित करना कि तुम किसी ऑफिस बिल्डिंग में न जाओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट न साइन करो और किसी भी निवेशक से न मिलो। तो क्या गाड़ी चलाएगा, खाना ऑर्डर करेगा, बैग उठाएगा, तुमसे बातें करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें तुम्हारी हरकतों की रिपोर्ट देता रहेगा। बॉस जियांग, हम कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई न ढूंढ सके। शायद ये संभव न हो। सर, आप अभी बात करके आती हैं। मैं अभी बात कर निष्पादक अधिकारी हूँ। आपको वहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाए बॉस जियांग? वो रेड लाइट एरिया की तरफ है, वहां नहीं जा सकते। रेड लाइट एरिया? वह हाईटेक जोन है, मैं उस रोड साइन को पहचानता हूँ। हाँ, बिजनेस के लिए रेड लाइट एरिया। आप भूल गए, आपने वहां 2 करोड़ का नुकसान किया था। तो फिर बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? बॉस जियांग ने साफ कहा है, बस सीरियस काम न करो। चलो मनोरंजन पार्क चलते हैं। मैं 32 का हो गया हूँ। मनोरंजन पार्क? वहां बड़ों के लिए भी तो काफी कुछ है। रोलर कोस्टर, ड्रॉप टावर, भूतों का घर, बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है। ओह, बॉस जियांग, आपको चक्कर नहीं आ रहे? ठीक हूँ। आपकी मानसिक क्षमता तो कमाल की है। 2 अरब का नुकसान झेल चुका हूँ। ये ऊंचाई क्या चीज है? बॉस जियांग, आपकी शूटिंग तो एकदम सटीक है। क्या बात है? बचपन में प्रैक्टिस की थी। पापा मुझे शूटिंग क्लब ले जाते थे। तो फिर आपने बिजनेस शुरू करते समय निशाना क्यों चूक गए? बिजनेस शुरू करते समय मैंने सही निशाना नहीं साधा। बस कोई दिशा दिखी, लगा काम कर जाएगा और कूद पड़ा। कभी सोचा ही नहीं कि मैं उसके लिए सही हूं भी या नहीं।
आया है जो। बेटा आया है। आया हूँ छोटे नाव को देखने। छोटा नाव बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेल रहा है। आओ पापा को नमस्ते बोलो। छोटा नाव, ये पापा हैं। पापा गोद में ले लें, ठीक है। छोटा नाव अभी जिद्दी है, कुछ और बार आओगे तो ठीक हो जाएगा। छोटा नाव, ये पापा है। पापा बोलो। पापा। ये 7 साल। मैंने आखिर क्या खो दिया? मैंने आखिर कितना कुछ मिस कर दिया? सुना है तुमने बिजनेस छोड़ दिया है। अच्छा किया। इंसान की जिंदगी में सिर्फ कामयाबी और उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं होती। मैं जब विभाग में था तब कितने ही होनहार लोग देखे। कोई जेल चला गया, कोई बर्बाद हो गया, कोई खुद को पागलपन की हद तक ले गया। आखिर में जो हंसते हुए बचे वो लोग थे जिन्होंने सही वक्त पर छोड़ दिया। आप मुझे दिलासा दे रहे हैं? दिलासा नहीं, अनुभव की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ससुर की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अमीर बनना नहीं था, बल्कि ये कि रिटायरमेंट के बाद वो पूरी नींद सो पाते हैं। कितने लोग रिटायर होकर भी भागदौड़ जारी रखते हैं, खुद को, बच्चों को, आसपास के हर किसी को परेशान करते हैं। मुझे तो मजबूर किया गया है। मजबूरी भी एक वरदान है। कोई तुम्हें रोक रहा है तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। जो, मेरी बातों से बुरा न मानना। इन सालों तुमने जितना हंगामा किया, चेंजिंग गई है। तुम्हारे लिए कितनी चिंता की, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। वो इतने गंभीर हैं, तुम्हारे काम के लिए हर किसी के आगे हाथ फैलाते रहे, खुद को छोटा करके। कभी हमसे शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे सब पता है। प्यारे, तुम आज अम्यूजमेंट पार्क गए थे? छोटे ली ने मुझे ले जाया था। मजा आया? कुछ। ड्रॉप टावर पर बैठे, मेरी गोराउंड पर बैठे, शूटिंग रेंज पर भी गए। एक टेडी बियर जीता। तुम्हें शूटिंग भी आती है? बचपन में सीखी थी। प्यारे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी की जिंदगी बहुत बोरिंग है? थोड़ी तो है। तो तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं, लेकिन आज मेरी गोराउंड पर बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई। क्या बात? पहले जब मैं स्टार्ट करता था, हमेशा एक महान कंपनी बनाने की सोचता था। शेयर्ड अम्ब्रेला बनाते समय मैं शहर की यात्रा की आदतें बदलना चाहता था। हॉलीवुड के समय जब मैं देखता था, सोचता था कि बातों के अनुभव को कैसे परिभाषित करूं। और फिर? लेकिन आज अचानक मुझे एहसास हुआ, वो लोग रिसर्च करते हैं और नहीं, ऐसे इसलिए कहा कि मुझे लगा वो सफल होंगे। तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम मुझे पसंद हो। मुझे पता था। मेरे पति बेवकूफ नहीं है। ये प्यार भरी बात मैंने सुन ली। भैया ने तुम्हारे लिए एक गेम ढूंढा है, एंटरप्रेन्योर सिम्युलेटर। तुम शून्य से एक कंपनी शुरू कर सकते हो, फंडिंग ढूंढने से लेकर टीम, प्रोडक्ट, आईपीओ, सब बहुत रियलिस्टिक है। आराम करो, फिर स्टार्टअप गेम खेलो। ये तो गेम है यार, असली नहीं। गेम में पैसे कमाना असल जिंदगी में गंवाने से तो बेहतर है ना। ये तकनीकी रूट सबसे महंगी चुनो। महंगी का अपना तर्क होता है। उच्च स्तरीय तकनीक से ही उच्च स्तरीय उत्पाद बनते हैं। भैया इस गेम में ये मत चुनना, यहाँ महंगा सिर्फ महंगा है, कोई तर्क नहीं है। हा 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 हा। ये सबसे उच्च कठिनाई स्तर है। बधाई हो, आपकी कंपनी का अधिग्रहण हो गया है। समग्र स्कोर, उद्यमी की उपाधि। भैया इंसान और इंसान के बीच का अंतर कभी कभी इंसान और कुत्ते के अंतर से भी ज्यादा होता है। जियांग ज़ियोयू, क्या तू मुझे गाली दे रहा है? नहीं नहीं, मैं तो वस्तुनिष्ठ तथ्य बता रहा हूँ। देखो एक ही गेम है, तुम खेलो तो दिवालिया, मैं खेलूं तो मुनाफा। इसका क्या मतलब? मतलब तुम्हारी अमीर नहीं है, दिमाग की है। भैया गुस्सा मत हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा करते हो, बहुत समझदार करते हो, ये सब रिश्ता के लिए बातें हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? आखिर तुमने 2 अरब पैसे गवा दिए। शोध करने के बाद एक निष्कर्ष निकला, तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छे लोग व्यापारी नहीं बन सकते, इसमें गणना और नियंत्रण चाहिए। सिर्फ मेहनत से होगा, निष्कर्ष हो। जितनी मेहनत उतनी ही असफलता। भैया ये पोशाक आजमाओ। बहुत चटक है।
जट ग्रंथि तो खूबसूरत होते हैं। तुम पहले सिर्फ काला सफेद ग्रे पहनते थे, मानो शौक मना रहे हो। हैंडसम, तुम्हारी बुनियाद तो बहुत अच्छी है, बस ठीक से संवारते नहीं। अगर तुम ठीक से तैयार हो जाओ तो उन छोटे छोटे सितारों से कहीं ज्यादा अच्छे लगोगे। मैं चेहरे से कमाई नहीं करता। लेकिन अब तो तुम्हें खाना कमाने की जरूरत ही नहीं है ना। तुम्हारा पालन परिवार है, सभी पालन मुश्किल है। तो चेहरे से कमाई क्यों नहीं कर सकते? भैया, तुम्हें पता है मैं इतनी मेहनत से पैसे क्यों कमाती हूँ? क्यों? ताकि तुम्हारे लिए खर्च कर सकूं। याद है उस समय पापा घर पर नहीं थे, मुझे ही तुम्हें ले जाना पड़ा। और तुम पूरी रात अस्पताल में मेरे साथ बैठे रहे, आंख तक नहीं झपकाई। वो मेरा था। फर्ज पे खर्च कुछ नहीं होता, तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए भैया बस और समझ लो, तुम्हारा ख्याल रखने तो ठीक है। ठीक है। सच में? सच सच? कसम? इतने बड़े होकर भी? कसम। कसम खाते हैं। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आखिरकार तुमने संघर्ष करना बंद कर दिया। क्या मेरा संघर्ष तुम्हें इतना परेशान करता था? हाँ, हर बार जब तुम नया व्यवसाय शुरू करते, मेरा दिल धड़कता रहता। पैसे डूबने का डर नहीं था, डर था कि कहीं तुम टूट न जाओ। हर बार दिवालिया होने पर तुम्हारा वो हाल देखकर बहुत बुरा लगता था। मैं पहली बार व्यवसाय शुरू करके असफल हुई, मैं समझी वो एहसास, क्योंकि मुझे पता मैं हालत हुई। लेकिन तुम असफल हो और सोचते कि शायद मैं नहीं की। तुम कभी नहीं सोचते कि शायद दिशा ही गलत थी या फिर तरीका। यही सबसे बड़ी। तो तुम्हारे हिसाब से मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती यह है कि तुम बहुत ज्यादा साबित करना चाहते हो। भैया, किसी को कुछ साबित नहीं करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम हमारे परिवार हो, प्रतिस्पर्धी नहीं। तो अब से मेरे भैया के आखिरकार खुद पर दया आने की खुशी में चीयर्स। जियांग जोयू ने खरीदा है। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, मुझे तो जलन हो रही है। अपनी नजर से? हाँ, वो रोज हमारे साथ खेलती है, मुझे नहीं हो। तुम्हारे साथ मौका नहीं मिला, अरे भाई, वो अंदाज लग गया। ये गलतियां नजर आ रही हैं। असली करने की जरूरत नहीं, सब सामने हो। ये लगाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाँ, मैं देखता हूँ और तुम निगम में हो। हम एकदम से ही जुड़ी हैं। और आप एक मिनट है, मेरे साथ चलोगे? चलिए इधर। बहुत सारे स्ट्रेस बिजनेस में आए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ जाए? होगा, हमारी जवानी में है, मुझे लगा, उसके लिए बिजनेस लगाओ। ये बात नहीं कहीं, लेकिन हमारे पास नहीं। अब तुम पूरे परिवार के लिए प्रोटेक्ट स्पीशीज हो। एक राष्ट्रीय तरह, कोई तुम्हारा बात नहीं कर सकता। हमारे पास नहीं है, कहीं होते हैं। बस एक सजावटी गुलदस्ता बनकर जाओ। यही तुम्हारा फिलहाल के लिए सबसे उपयुक्त काम है। हंसी बहुत नकली है, थोड़ी नेचुरल रखो। कुछ खुश करने वाली बात सोचो। कौन सी खुश करने वाली बात? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, यह खुशी की बात नहीं। सुंदर है, सुंदर है तो रख लो। यह तो महिलाओं की नेकलेस है। पता है, तुम्हारे पास यादगार के तौर पर रहेगी। इस बात की यादगार की 7 बार दिवालिया होने के बाद भी तुम जिंदा हो। तुम ही जियांग यीजो हो? वहाँ सुखी खड़े हुए। मैं सोंग यू हूँ, सोंग ग्रुप से। जियांग भाई, सच मैं तो बहुत रहा हूँ। 2 अरब घाटा, फिर भी पापा ने नहीं निकाला। हमारे घर में असली पैसा है, मैं अपने पापा का पैसा बर्बाद करूंगा। वो मौका ही नहीं देते। और तुम्हारी बीवी शेन जिंग है, उस परी को बीवी बनाना। कितने मर्द जलेंगे। 7 बार दिवालिया होने पर भी उसने तलाक नहीं लिया। ये तो सच्चा प्यार है। जियांग भाई, बिजनेस छोड़ो, मेरे ग्रुप में आ जाओ। ऐसा ग्रुप? हमारा एक रिच किड्स क्लब है, हफ्ते में 1 बार मिलते हैं। कार्स, शराब, गाड़ियाँ, सब जैसे नौजवान। नौकरी की जरूरत नहीं, बस पैसा उड़ाना है। यह तो लिखा है। हाँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो। हम हाई क्लास बेकार हैं, पैसा उड़ाने की कला में माहिर। सुनिए कहा, मुझे अभी लाश में खरीदा। तुमने मान लिया, बढ़िया। अगले दिन ही अपनी जान ढूंढ ली। मेरे पति का लाखों वाला जीवन शुरू हो गया है। शेन जिंग, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं लाखों में खेलूं? बिल्कुल सच में। पहले इतनी मेहनत क्यों करते थे? कामयाबी पाने के लिए। अब खुद को छोड़ दो। खुद को स्वीकार कर लो कि तुम भी एक आम इंसान हो। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं। आम इंसान के लिए बस जिंदा रहना ही काफी बड़ी बात है। यारी, तुम कितनी फिलोसफिकल कब से हो गई? शुरू से, जी मैंने एक साल शुरू किया था। इसे ही लगा के, अभी मेरी इनोवेशन की। क्या? हाँ, फील आया कि मैं सच में एक निकम्मा हूँ। निकम्मा होना भी गर्व है। प्यारे, तुम्हारी इमेज बदलने लगी है। देखो ये मैं, यहाँ ही हूँ। क्या पिछले जन्म में थी? और ये देखो, हैंडसम हो तो कुछ भी कर सकते हो। ये इमेज बदलना नहीं, ये तो सबका मजाक बनाना है। मजाक भी ट्रेंड बनाता है। अगर तुम डेब्यू करो तो जरूर हिट होगा। मैं भी नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट सोचती हूँ, हाँ ये डायरेक्ट करती हूँ। वो बहुत बस ऐसे ही करना। ऐसा हो जो सब बदलाव हो। हाँ, मतलब ड्रामा कर लो। शुरुआत दिवालिया से, फिर हीरोइन नहीं छोड़ती। दोनों मिलकर कम करते हैं। और मैं हीरोइन बिजनेस क्वीन, हीरो घर पर। ये कैसा है? ये तो हीरोइन का है। तुम हीरोइन के पीछे के आदमी बन जाओगे। शेन जिंग, क्या तुम हीरोइन हो? हीरो का पहला चरण मोटिवेट करना है। मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रही हूँ। हाँ 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 हाँ। ये जो, ये डॉक्टर वांग है, हमारे फैमिली डॉक्टर। अब से ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखेंगे। नमस्ते श्रीमान जियांग। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर क्यों बुलाए? बीमार नहीं हो, लेकिन तंदुरुस्ती चाहिए। इन सालों में सुबह शाम की मेहनत से शरीर खोखला हो गया है।
डॉक्टर वांग आपके लिए एक हेल्थ प्लान बनाएंगे। आप शरीर दुरुस्त रहेंगे। श्रीमान वांग, आपने कुछ समस्या है। आप आंखों की बीमारी है, नजर में वजह से एक नहीं होंगे। इसका मतलब आप 3 साल से कम सो रहे हैं। खाना खाने से डिक्लाइन नुकसान, इसी की जरूरत है। हृदय धड़कन कर, आप समय से नहीं रहे हैं। हृदय धड़कन का बदलाव है, डॉक्टर है। रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, चिंता। इससे समय में है। बुरे समय, नींद टूटी, जीवन प्रभावित। मैंने कहा था, बेटे ने बहुत कुछ झेला। क्या होगा? बेटा, तुम्हें इसका पालन करना होगा। आज से तुम्हें इस काम के हिसाब से चलना होगा। तुम्हारे पास मजबूरी है, पूरे परिवार का ऐसा है। तुम्हारे पास रोजगार है। फिर से यह मेरे का आवश्यक है। वोट फ्रीज पिछले फैसलों के कारण। तुम्हारे बेटे है, अभी से है। 4-0, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमान वांग, नमस्ते। मेरा नाम शिंग है। मैं आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। डॉक्टर चैन, नमस्ते। बैठिए, तनाव मत लीजिए। हम बस आम बातचीत करेंगे। श्रीमान जियांग, मनोवैज्ञानिक परामर्श क्यों चाहिए? 7 बार दिवालिया, लगता है दिमाग में गड़बड़। आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि आपको समस्या है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप मुझे अपनी उन 7 बार की उद्यमशीलता के बारे में बताना चाहेंगे? पहली बार से शुरू करते हैं। श्रीमान जियांग, आपको कितना समय हो गया है किसी से ठीक से बात किए? मेरा मतलब है असली बातचीत, काम की बात नहीं, प्रोजेक्ट्स की बात नहीं, निवेश की बात नहीं, बस सादा सा गपशप। अपनी परेशानियां बताइए, अपने डर। परिवार से नहीं कह सकते। श्रीमान जियांग, जानते हैं, आपने खुद को बहुत लंबे समय से दुखी होने की इजाजत नहीं दी है। दुख, आपने सारी नकारात्मक भावनाओं को दिल के अंदर रखा है। खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, दौड़ लगाई। आप रुकने से डरते हैं। रुके तो भावनाएं उमड़ेंगी, इसलिए भागते रहते। गलत रास्ते पर भी भागते, रुकने की हिम्मत नहीं। सफलता नहीं, असफलता के दर्द से भाग रहे। आज का समय लगभग पूरा हो गया है। पहली सत्र समाप्त। एक होमवर्क देना चाहती। कैसा होमवर्क? इस हफ्ते हर दिन 1 घंटा निकालिए, कुछ भी मत कीजिए, बस बैठिए या लेटिए, कुछ भी सोच सकते हैं। यह 1 घंटा आपकी खुद के साथ है। यह होमवर्क कैसा हुआ? यह सबसे मुश्किल होमवर्क है। आप कोशिश करके देखिएगा, पता चल जाएगा। बेटा कैसा है? बहुत अच्छा है, सच में। सच में प्यारे। दोपहर बाद क्या करना है? कुछ नहीं, बस आराम। वाह, इतनी जल्दी आलसीपन की कला समझ गए। आलसीपन नहीं, खुद के साथ डेट पर जाना है। जो भी हो तो हॉट पॉट बनाते हैं। मैं सामान लाती हूँ, तुम इंतजार करो। बेटा, आज कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा है, वो काउंसलिंग थोड़ी काम आ रही है। अच्छी बात है। पापा ने काउंसलिंग दी थी। पिताजी की कंपनी देने पर मैं तनाव में था। 6 महीने में ठीक हुआ। पापा, आपने भी? अरे हाँ, तुम्हें लगता है 1000 करोड़ का समूह आसमान से गिरा था? तुम मुझे हर बार शेयर वगैरह वगैरह की बात करते थे। ऑन लिवरेज, सुन रहे हैं। मैंने मार किया था कूदे से। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारा साथ नहीं रहा। फिर आपने जो कहा नहीं। रोक पाता क्या? तुम बड़े हो गए हो। कुछ गड्ढे खुद गिरकर ही दर्द का एहसास होता है। बस मुझे उम्मीद नहीं थी। एक ही गड्ढे में 7 बार गिरोगे। पापा की सलामी लो। अब ठीक है, आखिरकार तुम उस गड्ढे से बाहर निकलने को तैयार हो गए। बहुत अच्छा, छोड़ दो। फिर हम जूस पीते हैं। चीयर्स। जियांग भैया, ये कार तो बहुत ही साधारण है आपकी। मेरी कार जब्त हो गई है। ये मेरी बीवी की स्पेयर कार है। स्टार शेन जिंगी की स्पेयर कार ही मुझे मिली है। उनका कहना है ज्यादा शानदार कार से बदनामी होती है। हाँ हाँ, जिसके बारे में मैंने बताया था। मुझे छोटा ज्ञान बुला लीजिए। मैं आपका फैन हूँ। मेरा भी कोई फैन है? नहीं, है नहीं, वो वाला समझा। हमारे सर्कल में एक कहावत है, जियांग भैया, आप अमीर घरानों के बच्चों के लिए एक चेतावनी घंटी हो। हाँ, जब भी हमें कोई बिजनेस शुरू करने की सोचता है, घर वाले कहते हैं जियांग को देखो, और फिर हम शांत हो जाते हैं। और तुम अमीर बच्चों की कहावत भी हो। जो कसम से आसान नहीं होता है, मां के बाद बिल्कुल लगता है। ऐसा सोचता हम लोग पास है, मैनेज करो, सारा बिजनेस में निवेश करनी है। ये मेरे समय है। हम सभी को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, 3 चक्कर। पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। तैयार, शुरू। अरे दौड़ो। भैया, ये तो बिल्कुल शो जैसा हो गया। क्या तुमने घोड़े को पैसे दिए थे? नहीं दिए, लेकिन यह घोड़ा सामान्य नहीं लगता। लगाकर सीधा घास खाएगा। दौड़ खत्म करते ही ऊर्जा भरने लगा। बिल्कुल तर्कसंगत। इसमें रणनीति उलझा है। हाँ, सुंग्यू, तुम्हारा हुनर तो बढ़िया है। वही तो, मैं पेशेवर नाकारा हूँ। मस्ती में भी स्तर दिखाना होता है। तुम लोगों की रोज की गतिविधियां यही है? नहीं, हर हफ्ते नया थीम होता है। पिछले हफ्ते वाइन टेस्टिंग थी, उससे पहले रेसिंग, इस हफ्ते घुड़सवारी, अगले हफ्ते द्वीप पर मछली पकड़ने जा रहे हैं। जियांग भैया,
आओगे भैया? सच कहूं तुम हमारे ग्रुप में पूरे फिट बैठोगे। पता है तुम अमीरों के बच्चों के सर्कल में बहुत ऊंचे दर्जे पर हो। पहले जब हम मिलते थे तो पूछते थे तेरे बाप ने पैसा दिया, स्टार्टअप शुरू किया, जियांग यीजो जैसा मत बनना। पूरे अमीरों के सर्कल की स्टार्टअप कर दिया। ये तो महान का काम है। तो क्या मेरा सामाजिक मूल्य सिर्फ एक बुरी मिसाल बनना है? बुरी मिसाल भी तो मिसाल होती है, और वो भी 2 अरब की कीमत वाली मिसाल। कितना वजनदार है जियांग भैया, आज मजा आया? काफी अच्छा लगा। बढ़िया, अगली बार मैं बुलाता हूँ। नाकारा नहीं बनना चाहते, तुम कुछ करना चाहते थे, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, तो फिर क्या है? मैं भी अब शुरू नहीं करूंगा। निवेश करो, सलाहकार बनो, दान करो, कुछ भी करो। शर्त सिर्फ इतनी है कि पहले खुद को माफ कर दो। डॉक्टर जैन हमारे ग्रुप के जरिए हैं। बहुत से लोग तुम्हारे पास आते हैं, सलाह लेते हैं। हर चीज की, माता पिता से रिश्ते, बिजनेस संभालना है या नहीं, जीवन का मतलब, और फिर ये कैसे स्वीकार करें कि हम साधारण इंसान हैं। तुम लोग भी खुद को साधारण समझते हो। बिल्कुल, हम सिर्फ पैसे वाले हैं, कभी कभी सुपर नहीं। सब इतना कि हम दोस्त हैं, हमारे पास पैसे, कभी परेशान हो सके, इसलिए हम नहीं सके। बताओगे तो नाटक कहलाओगे। देखो, ये तो आम इंसान नहीं है। आम लोग सरकारी नौकरी के लिए, मैं सीईओ बनने के लिए। आज तो तरोताजा दिख रहे हो। घुड़सवारी करने गया था सोंगे और बाकी लोगों के साथ। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं किया? नहीं, वे सब बहुत गर्मजोशी से मिले। क्या वे तुम्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल उल्टा, उन्होंने मुझे सलाह दी कि कभी भी स्टार्टअप मत शुरू करना। आज मैं अमीर दुनिया का निष्ठुर हूं। यह कैसा अजीब है। मुझे देखकर स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे सभी अमीर बच्चे अपनी हकीकत समझ जाते हैं। प्यारे, आखिरकार तुम्हारी सामाजिक उपयोगिता का पता चल ही गया। मेरे अमीर को अमीर बनाने से रोका। तुम्हारे पापा ने अरबों नुकसान किया, लेकिन दूसरों ने मारा। कितने अरब बचा लिए? तुम समाज का भला कर रहे हो। मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। आओ, मुस्कुराओ। अगली सुबह जागे, धूप बहुत अच्छी थी। मिस्टर फैन, क्या इस हफ्ते का होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ, और मुझे एक नई समझ भी मिली है। क्या समझ? मैंने स्टार्टअप इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद था। इसलिए मैं साबित था। मैं हमेशा ऐसे इंसान को साबित करने की कोशिश कर रहा था जो है ही नहीं। खुश है। और फिर मैं आराम करना चाहता हूँ। कितने दिन के लिए? पता नहीं, लेकिन शायद काफी लंबे समय के लिए। बेटा, आज क्या करने का प्लान है? मैं करूंगा, शाम को बास्केटबॉल खेलने जाऊंगा। हमने बास्केटबॉल खेला है। बास्केटबॉल स्टार्टअप से तो बेहतर है। बोर हो रहे हो तो ऑफिस आकर घूम सकते हो। हाँ, लेकिन सच कहो तो तुम्हारी ये हालत तुम्हारी ऑफिस वाली हालत से कहीं ज्यादा प्यारी रही है। मैं पहले नहीं था। पहले तो तुम चलता फिरता प्रेशर कुकर लगते थे। अब तो यार, अब एक सामान्य इंसान लगते हो। आप करते हो, हंसते हो, मजाक करते हो। ये क्या है? तुम्हारे परिवार में कोई नहीं चाहता कि स्टार्टअप शुरू करो। ये मस्त था। हमारे मन में एक उम्मीद थी कि हम सब एक बार भलाई नहीं होगा। तुम अगर कुछ भी ना करो तो भी जिंदगी भर पैसा खत्म नहीं होगा। बाद में मैंने भी सोचा, वो 1 अरब तुम्हारी फीस समझो। अच्छा है कि अब तुम आखिरकार पास हो गए। यह फीस कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई। महंगा तो है थोड़ा, लेकिन एक सामान्य बेटा वापस मिल सकता है। कीमत है बॉस जियांग। यहाँ बॉस जियांग, आपका गोल्फ खेल कैसा है? औसत। तो फिर हम छोटे दांव पर खेलेंगे। एक स्ट्रोक 1000। ठीक है। बॉस जियांग, आप इसे औसत कहते हैं? ये तो किस्मत है। बस नहीं खेलता, पता है मैं 3 साल से गोल्फ खेल रहा हूँ। मैं 108 स्ट्रोक, मैंने 1000 से ज्यादा गेम खेले। सबसे अच्छा स्कोर 108। पहली बार खेलकर मुझसे बेहतर स्कोर। गुस्सा नहीं आता फिर भी तुम खेलते हो। क्योंकि मेरे पापा को खेलना पसंद है। मुझे उनका साथ देना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। ताश हारता हूँ, शराब से एलर्जी, कार तेज नहीं चला सकता। मेरी एकमात्र कला है पैसे उड़ाना। ऐसे ना भी कहा है। ऐसे उड़ाओ उड़ाओ, सभी उड़ा रहा है। हाँ। बॉस जियांग, एक बात पूछूं, क्या तुम सच में अब कभी स्टार्टअप नहीं शुरू करोगे? नहीं। फिर क्या करना चाहते हो? अभी सोचा नहीं, पहले आराम कर लेता हूँ। हमारे क्लब में सलाहकार बन जाओ। कैसा सलाहकार? फिर से नकारात्मक उदाहरण। नहीं, बहुत सच करा। इतनी बात समझ बहुत समझ में होंगे। वो हमारी खजाना है। तुमने शेयर अम्ब्रेला ही क्यों चुना था शुरू में? क्योंकि मुझे लगा ये जरूरत की चीज है, लेकिन फ्लॉप हो गया। असली मेरे पास है। तो सबक क्या है? इंसान की ईमानदारी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखो, ये सब बहुत कीमती है। हमारे अनुभव असली सोने चांदी से खरीदे गए हैं। बिजनेस स्कूल के केस स्टडी से कहीं ज्यादा ठोस है। लगता है वाकई कुछ काम के हैं। ठीक है, बातचीत समझो। तो अगले बुधवार को हमारी नए मेंबर्स की मीटिंग है, आ जाना। ठीक है। प्यारे, इस फील्ड में तो तुम राजा हो। जियांग भाई, आज काफी नए लोग आए हैं। सब तुम्हारे नाम से आकर्षित हुए हैं। अब तो तुम हमारे सर्कल में बहुत मशहूर हो गए हो। गड्ढा बचाव सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज के शेयरिंग सेशन के मेहमान हैं वो मशहूर किंवदंती खुद जियांग यीजो भाई। नमस्ते, मैं जियांग यीजो हूँ। आपने मेरे बारे में जो सुना है उसमें से ज्यादातर सच है। मैंने 7 बार स्टार्टअप शुरू किए, 7 बार फेल हुआ, 20 लाख का नुकसान उठाया। आज मैं आपको अपना मजाक बनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी सफलताओं से मेरे सबक आने आया हूँ। खास सबक, वो बिजनेस मत करो जिसे तुम समझते नहीं हो। 20 लाख का अम्ब्रेला बिजनेस सिर्फ 9 अम्ब्रेले मिले। वो भी सरकार ने खा लिए। मेरा अच्छा startup था। एक नाम बनाया, एक आनंद था। सिलिकॉन वैली से आया टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ। स्टैनफोर्ड का PhD, गूगल का पूर्व कर्मचारी। उसने कहा आपके पास एक नए एल्गोरिथम है जो मतलब दिखाया कि एल्गोरिथम से कैसे गुस्सा है। मैं मान गया। नतीजा, वो था एल्गोरिथम।
प्राइमरी स्कूल का ओलंपियाड भी नहीं हल किया। वो मेरी दादी के ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा अनियमित था। तीसरा सबक, मार्केट की परिपक्वता को ज्यादा मत आको। यह 5 साल का नेटवर्क स्कूल, एक से ज्यादा साल सुबह से नेटवर्क स्कूल है एंड पूरा देख नहीं मेरे लिए है 40 नहीं था एंड नहीं था एक नहीं नहीं था। इंस्ट्रक्शन साइट पर छोटा कैरेक्टर ढूंढा था। कब्रिस्तान से भी बोरिंग। 1 अरब खर्च किया। मैंने 1 अरब खर्च करके बस एक बच्चों की ऐप बना दिया। चौथा सबक, सबसे महत्वपूर्ण, खुद को साबित करने के लिए कुछ मत करो, नहीं तो भले ही तुम सफल हो जाओ, तुम कुछ नहीं होगे, खासकर मेरे जैसे लोग जिनके फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। सर आपने जो भावना बताई वही मैं महसूस कर रहा था। मेरी आंखें न हो गई। गोल्फ, रेसिंग, मुक्केबाजी करता हूँ। पापा को लगता है कि मैं बेकार नहीं हूँ, पर उतना ही लगता है कि मैं अपने आप से कर रहा हूँ। मैं भी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तरीका अलग है। मैंने फाइनेंस पढ़ा, सीएफए किया, इन्वेस्टमेंट बैंक गया। ये सब मेरे पापा ने तय किया था। मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। डर था कि वह निराश होंगे, उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी एक नाकारा है। लगता है हम अमीर घरों के बच्चों में हर किसी को खुद को साबित करना पड़ता है। जियांग भैया, आज आपने जो कहा वो बहुतों के दिल को छू गया। जियांग भैया, आपने आज जो बातें बताई वो 10 बार काउंसलिंग कराने से भी ज्यादा कारगर थी। ऐसा क्यों? काउंसलर पेशेवर होते हैं, मनोविज्ञान जानते हैं, लेकिन उन्हें हालात नहीं होते। आप खुद उन गड्ढों में गिर चुके हैं और खुद ही बाहर निकले हैं। आपकी हर एक बात खून और आंसू से सही हुई है। तो क्या मेरी असफलता का वास्तव में कोई मूल्य है? लेकिन मेरे पास कोई उत्पाद नहीं, कोई आमदनी नहीं, कोई चीज नहीं है। किसने तय किया है कि मूल्य का आकलन सिर्फ इन चीजों से हो? आप किसी को गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं, किसी के दुख कम करते हैं, किसी को उसके माता पिता से मिलाते हैं। क्या ये मूल्य नहीं है? और ऐसा मूल्य, ऐसी कीमत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जी हाँ भैया, शुक्रिया। आज मैंने अपने पापा को सब कुछ खुल बता दिया। मैंने कहा संगीत में जाना है, वो नाराज नहीं हुए। मुझे हिम्मत देने के लिए आपका शुक्रिया। जी हाँ भैया, तो लाख रुपए प्रोजेक्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर से करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप तो मेरे मसीहा बन गए। प्यारे, सुबह सुबह अकेले किस बात का मुस्कुरा रहे हो? कोई मेरी वजह से बदल गया है। वो हमेशा नहीं बदलने का सपना देखता था। 5 साल भटकता रहा, कुछ नहीं बदला। गरीबों अभी वाले, अब स्टार्ट नहीं करे, बस कुछ बातें कर दी। कोई तुम्हारी वजह से जिंदगी बदल ले, ये अच्छा नहीं। वो बेहतर है। बेशक यह वाला सस्ता पड़ रहा है। 2 अरब बच गए। ये ऐसे हैं जाते हैं। सही कहा। तुम इस काम को और व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हो। इस काम का शेयर करना। तुम ले सकते हो, बना सकते हो, ये बना सकते हो, वो बना सकते हो, अगला रास्ते चले हैं। क्या नहीं सोशल मीडिया समझ? सोशल मीडिया स्टार बनने में क्या बुराई है? इससे बेहतर है तुम खुद ही इसका फायदा उठाओ। इसे क्या कहते हैं? कचरे को खजाने में बदलना, असफलता को कंटेंट बनाना, पैसा कम हो सकता है, लेकिन वह तुम खुद कमाते हो। बॉस जियांग, तुम्हारा आईपी पोजीशनिंग क्या है? यानी तुम्हारी इमेज। तुम चाहते हो दर्शक तुम्हें कैसे जाने? बस एक काम कर। हो सकता है नकारात्मक उदाहरण की इमेज बिल्कुल नहीं है। तुम असली हुए, असली हुए, 3 असलियतें मिल गई तो ये बम है। वो रखा है, वो मेरे पापा के पैसे, किसी को निवेश नहीं। निवेश है तो जोखिम तो होगा ही, हार मान लो। वो रखा था, लेकिन कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब तुम्हारा घर सचमुच अमीर है। ये इमेज और भी मजबूत आती है। तुम सुन लो, अच्छा बोलते हो। इसके सामने सत्य की आवाज़ आओ, जितनी असली और टेढ़ी हो, उतना तो क्या दर्शक दिखाएंगे? सच्चाई की कमी है, बाकी सफलता बेचते हैं। असफलता का विज्ञान सुनाओ, ये अलग लेवल है। बस नाम रखो, ये असफलता का विज्ञान। सब देखो, 5 साल के उद्यम में वो अलग था। मैं तुम्हें सफलता नहीं सिखाता, बस वो गड्ढे बताता हूँ जिनमें मैं गिरा। नमस्ते, मैं हूं जियांग यीचो। आज बताऊंगा अपने पहले उद्यम के बारे में। शेयर्ड अम्ब्रेला। प्यारे, वीडियो के 10,000 व्यू हो गए। मैंने 3 बजे देखा, पसीने छूट गए। मैं बदल गया हूँ। इस सफलता की बातों से बेहतर नहीं, असली और काम की चीज जमीन से जुड़ी हुई। शेन जिंगे के पति के रूप में नहीं, जियांग यीझो के रूप में, असफलता के विज्ञान के ब्लॉगर के रूप में। बेटे का वीडियो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पब्लिशर ने मेरी किताब का ड्राफ्ट देखा और बहुत उत्साहित हो गया। उसने कहा कि यह पिछले 15 सालों में उसने पढ़ी सबसे ईमानदार किताब है। ये किताब असली सोने चांदी की कीमत से लिखी गई है। हर शब्द में वजन है। किताब का नाम होगा असफलता का विज्ञान। हाँ, इन दिनों मैं सोच रहा था कि तुम कैसे सफल हुए, क्योंकि तुमने खुद को पहचान लिया। पहले तुम हम सभी सफलता की नकल करना चाहते थे, लेकिन हर किसी का रास्ता अलग होता है, नकल नहीं की जा सकती। अब तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। ये रास्ता किसी ने नहीं चला, लेकिन तुमने इसे संभव कर दिखाया। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। भैया, मैं भी तुम्हें सलाम करता हूँ। हालांकि पहले तुम बहुत बेवकूफ थे, लेकिन अब तुम आखिरकार समझदार हो गए हो। नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। पति जी, मैंने कहा था ना, तुम बेकार नहीं हो, बस थोड़ा आराम कर रहे थे। अब आराम खत्म हुआ। तो अब मैं क्या हूँ? अब तुम एक असफल कवि हो। बॉस जान, खुशखबरी, आपकी किताब साल की टॉप 10 बेस्ट बुक्स में चुनी गई है। अगले हफ्ते अवार्ड सेरेमनी है, सबसे लोकप्रिय बिजनेस बुक का अवार्ड। यहाँ देखिए। यहाँ तो अब क्या है? सबका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। सफलता का विज्ञान की किताब। मैंने खुदा के साथ हिम्मत की है, मुझे उम्मीद है
हम लोग मदद कर रहे हैं सफलता नहीं है जियांग यीजो, आप एक सफल व्यक्ति हैं। आप सहमत हैं? हाँ, आप सहमत हूँ। पहले मैं सोचता था सफलता के कई रूप होते हैं। खुद को पहचानना, खुद को स्वीकारना भी एक सफलता है, और यह सफलता तो हर कमाई से भी ज्यादा दुर्लभ है। साल की सबसे लोकप्रिय बिजनेस बुक असफलता का विज्ञान के लेखक जियांग यीजो। पापा, पति जी, तुमने सुना? हाँ, सुना। बेटा, पापा अवार्ड लेने जा रहे हैं। तुम और मम्मी बुआ यहीं इंतजार करो। जूली, प्रकाशक के संपादक श्रीमान, आप सबका धन्यवाद। और मेरे परिवार का भी। 7 बार पटेल 20 साल का था। इस वक्त बाहर निकल जाता। मुझे नहीं बुलाया। आपकी मदद करने का मैंने कहा। जल्दी था। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने ये पेपर दिखाए। एक हुए। उनके ना एक हाथ नहीं बाकी। संगत था। मुझे लाने की आदत नहीं थी। पापा, जूली, और मेरे बेटे, आप सबका शुक्रिया। ये मेरा है। तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही। ये ट्रॉफी मेरी बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी से भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी बेस्ट एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी है। अलग बात है, वो ट्रॉफी मैंने खुद जीती। यह साहब तुमने मुझे दिया है। इसे बेडरूम में रखूंगी, रोज देखूंगी। तो मेरी फोटो का क्या? फोटो ड्राइंग में। मेरी रैंकिंग गिर गई। हाँ, अब तुम दूसरे नंबर पर हो। ट्रॉफी पहले नंबर की है। बहुत जियांग, बधाई हो। मैंने तुम्हारी किताब की 10 कॉपियां खरीदी। मस्त आया हूँ। बहुत जियांग, तुम अभी भी मेरी 1 महीने की सैलरी बकाया दे रहे हो। बधाई। जियांग मेरी जिंदगी का सबसे मेहनती बॉस है। हालांकि दिशा हमेशा गलत चुन लेते हैं। अगली बार स्टार्टअप शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। ऊपर, तुम पागल हो। पर मैं भी। सिर्फ से ऐसे हूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ। शुरुआत से मैं ही समझना चाहता हूँ। आप सुना है। स्टार्टअप करना चाहता हूँ और फिर होने से आता हूँ। मेरे साथ 20 करोड़ क्या? तो ठीक है, तो ऐसे ही करें। ये होना है। जैसा कि आप बात कर रही हो। ये एक दूसरा कर। सब करेंगे कि नहीं हो। और मैंने 7वीं बार फेल होते एक बार मेरी सेशन की। सानी का। उन्होंने सच में सेशन की। मैंने तो कहा, ये जो है वास्तव में है। उन्होंने पेपर लिखा, 7वीं बार दिया, उन्हें बधाई। तीसरा पाठ, खुद को नाकाबिल मान लेना। ताकत की शुरुआत है। मुझे मजा और पड़ा। स्वीकारना मुश्किल था कि मैं स्टार्टअप के लिए नहीं बना। स्वीकार नहीं करोगे, तो मेरी बात समझोगे। सफलता ठीक है। कम गलतियां करना, खुद को स्वीकारना, यह भी सफलता है। आज की क्लास में अगर किसी ने इससे सिर्फ एक कदम भी कम गलती की, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। है, बिल्कुल नहीं। यह भी हुई। आज मंच पर तुम्हारा अंदाज पहले स्टार्टअप के दिनों से लगा। कैसे लगा? पहले मीटिंग में तुम हमेशा भौंकने चढ़ाए रहते थे, जैसे दुनिया से लड़ने को तैयार बैठे हो। आज तुम्हारी भौंकी शांत थी। बेटा आओ बैठो। आज किसी ने मुझसे कहा, बिजनेस स्कूल की तुम्हारी क्लास बहुत हिट है। ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा है। खुद इंसान ने मुझे फोन किया, तुम पिछले समय कॉलेज से बोले, ये इसलिए करो। उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। वो मेरी नहीं, मेरे बेटे की अपनी मेहनत है। उन्होंने कहा, ये और भी दुर्लभ है। शेर का बच्चा शेर ही होता है, लेकिन जबरदस्ती जियांग समूह संभालने से बर्बाद हो सकता है। तो फिर भविष्य में जियांग समूह तुम्हारी बहन को सौंप देना। और मेरी अपनी कंपनी का क्या? 10,000 करोड़ का समय, ये खेलने की चीज नहीं। मैंने कुछ शुरू की, अपने हाथ से बनाई। तो तुम्हें और भी ज्यादा समूह संभालना चाहिए। तो भैया ले लो ना। मैं तुम्हारा साथ दिलाऊं। भैया तुम बदल गए हो। अच्छी बढ़िया देखिए, अच्छे के लिए। पहले तुम सिर्फ यही कहते थे मुझे करने दो। खुद की कमजोरी स्वीकार करना ताकतवर बनने की शुरुआत है। तुम्हारी यह शिक्षक वाली भूमिका बेकार नहीं गई। भैया सब सब खाना का शामिल का एक सब का सीखा का क्या? आप जो खाना जो भी मांगा ये जो इस बंदर ये सब चाहता हो। मैं तो सब कुछ कर रहा हूं सोचो कि उसका है तो मेरा है आप तो है ये सांस लोगे। जियांग यीजो, आज मैं वाटरलू में रोया, तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं। खुद पर रोने आया था। 3 साल की जर्नी, 50 लाख खर्च। लगता था अब बस खत्म हो गया। लेकिन जब देखा, वो करोड़ का था। फिर निकाल गए, सोचा तभी एहसास हुआ पैसा तो कमाया जा सकता है। इतना नहीं, इसका मौका है। शुक्रिया, मैंने तय किया, जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। ठीक कहा, असफलता स्वीकार करना, ये तो सीखने की बात है। आज मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया, बल्कि एक कुछ रिसर्च करने आया हूँ। एक घंटे एक मोटिवेशन रेफरेंस रहा है, और आज क्या है, यह साबित करता है। तुम्हारी असफलता किसी की सफलता की सीढ़ी बन सकती है। तो असफलता से डरो मत। श्रीमान जियांग, 2 साल से स्ट्रगल, 20 लाख कर्ज में, आज से नहीं हुआ था। दोस्तों ने जबरदस्ती लाया। लेकिन आपकी बातें सुनकर लगा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। माना है, अजय, 200 करोड़ का घाटा झेल कर भी तो जिंदा हो। तो तुम भी मरने का नाटक मत करना, ठीक है? हमने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने खुद को नहीं छोड़ा। जियांग यीजो, तुम हमारी रोशनी हो। कभी आगे बढ़ना होता है। शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया असफल होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम अब खुश हो? खुश हूँ, वैसी खुशी नहीं जैसे कारोबार में सफलता मिली हो, बल्कि वैसी राहत की खुशी है जैसे मैं आखिरकार अब अपने आप से लड़ना बंद कर सकता हूँ। मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात? घर वापसी मुबारक हो। अपने असली घर में वापसी मुबारक हो। पूरे चीन के सबसे अजीब असफलता के विज्ञान के गुरु की कहानी अभी तो बस शुरुआत है।